Good evening. Wonderful chapter in days 20 we are going to start now. What is the name of this standard? Accounting for government grants and disclosure of government assistance. तो पहले तो एक बात बताओ कि क्या ऐसा कोई स्टैंडर्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में भी था? आपने इंटरमीडिएट में शायद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ा हो, AS 12, और उसका नाम क्या था? गवर्नमेंट ग्रांट था या अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट था? क्या उसमें ये भी लिखा हुआ था एंड डिस्क्लोजर ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंस? नहीं। तो ये स्टैंडर्ड में उन्होंने एक और फ्रेज ऐड किया है, एंड डिस्क्लोजर ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंस। और आपको ये जानकर अत्यंत अपार खुशी होगी क्या कि ये स्टैंडर्ड AS 12 जैसा ही है। ये स्टैंडर्ड AS 12 जैसा ही, यहाँ पे कुछ दो चार और एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट आएंगे, लेकिन जो फंडामेंटल अकाउंटिंग जो यहाँ बताया गया है वो लगभग AS 12 जैसा ही है। तो अगर आपने AS 12 ईमानदारी से पढ़ा होगा, जो कि मुझे उम्मीद है पढ़ा होगा क्योंकि इजी स्टैंडर्ड है, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका। लेट अस बिगिन। Accounting of government grants and disclosure of government assistance. So there are few entities who receive government grant, okay, who receive government grant. जैसे फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट की कुछ कंडीशंस रहती है कि अगर आप बैकवर्ड एरिया में फैक्ट्री लगाओगे तो गवर्नमेंट आपको फैक्ट्री का 10% या प्लांट एंड मशीनरी का कुछ परसेंटेज सब्सिडी दे देगी या ग्रांट दे देगी। या गवर्नमेंट की कंडीशन रहती है कि अगर आप कुछ परचेस करते हो फ्रॉम सर्टेन इंडस्ट्रीज जिनको गवर्नमेंट प्रमोट करना चाहती है, वैसे तो इनसे कोई परचेस करेगा नहीं, थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, बट गवर्नमेंट कहती है कि आप उनसे परचेस करो, हम आपको अमाउंट पे करेंगे, तो गवर्नमेंट ग्रांट हो गया। ये गवर्नमेंट कहती है कि आप अपने फैक्ट्री में 100 वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट दो तो हम आपको कुछ अमाउंट पे करेंगे, सब्सिडी, राइट, ये भी गवर्नमेंट ग्रांट है। या गवर्नमेंट कहती है कि आप अपने लोकेलिटी में, सराउंडिंग में मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करो एंड गवर्नमेंट विल गिव यू द फंड्स, सो दैट इज ऑल्सो गवर्नमेंट ग्रांट। कभी कभी गवर्नमेंट तो आपको फंड्स नहीं देती है, सीधा एसेट ही उठाकर दे देती है, दैट इज कॉल्ड ग्रांट इन काइंड। ग्रांट इन काइंड एग्जाम्पल, गवर्नमेंट हो सकता है आपको लैंड फ्री में दे दे ताकि आप वहां पे फैक्ट्री स्टार्ट कर सको, या फिर ऐसा हो सकता है कि लैंड आपको नॉमिनल अमाउंट पे दे दे, ये भी गवर्नमेंट ग्रांट ही है। लैंड की वैल्यू, मार्केट वैल्यू 5 लाख है, गवर्नमेंट आपको 1 लाख में दे देती है, तो जो डिफरेंस 4 लाख है दैट इज ऑल्सो गवर्नमेंट ग्रांट। इस स्टैंडर्ड में जो आप पढ़ेंगे वो आपने इंटर में नहीं पढ़ा था, ये गवर्नमेंट लोन माफ कर देती है, फॉरगिवेबल लोन, लोन माफी, कर्ज माफी, सुना आपने? किसानों का कर्ज माफ कर देती, वो तो आपने सुना है, लेकिन किसानों पे इंड AS नहीं एप्लीकेबल है। कंपनीज का भी अगर मान लो लोन वेव कर दे, जैसे फॉर एग्जांपल एयर इंडिया, एयर इंडिया तो कॉरपोरेट एंटिटी है, इंड AS अप्लाई करती है, उनका नेटवर्थ 250 करोड़ से ज़्यादा या कम है, शायद नेगेटिव है ऐसा भी हो सकता है, टू चेक, लेकिन मान लो थोड़ी देर के लिए एयर इंडिया, तो इनको गवर्नमेंट ने लोन दिया था और उसको फिर फॉरगिव कर दिया, माफ कर दिया, ठीक है। या फिर लोन एट अ कंसेशनल रेट, ये भी आपने इंटर में नहीं पढ़ा है, लोन एट अ कंसेशनल रेट, मार्केट रेट 10% है, गवर्नमेंट ने आपको सब्जेक्ट टू जो भी कंडीशंस होती है कि आप फैक्ट्री यहाँ लगाओ, इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दो, या इस चीज का प्रोडक्शन करो, तो आपको 1% इंटरेस्ट रेट पे लोन मिलेगा। तो जो डिफरेंस 9% है वो क्या है? दैट इज अ फॉर्म ऑफ लोन, grant, that is a form of grant, is it right?
तो यूजुअली गवर्नमेंट ग्रांट कम्स विथ सम और दी अदर काइंड ऑफ कंडीशंस अटैच्ड टू इट, बट कभी कभी अनकंडीशनल ग्रांट भी हो सकता है, दैट समटाइम देयर कैन बी अनकंडीशनल ग्रांट। यूजुअली कंडीशनल होंगे बट अनकंडीशनल भी हो सकता है। अभी कोई इंडस्ट्री लगातार लॉस मेकिंग ही है, गवर्नमेंट अगर उसको सपोर्ट नहीं करेगी तो बंद हो जाएगी, तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है ये लो अमाउंट, या ये लो कुछ फॉर्म ऑफ ग्रांट सब्सिडी, ताकि आप वापस रिवाइव हो सको। कंडीशन कुछ नहीं, बस हम अपनी खुशी से अपनी मर्जी से आपको ये अमाउंट दे रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो दैट इज अनकंडीशनल ग्रांट। तो वैसे इस चैप्टर का नाम है गवर्नमेंट ग्रांट, बट अगर आपको किसी और एंटिटी से भी मिले जो नॉन गवर्नमेंट हो, जैसे फॉर एग्जांपल WHO का तो नाम हमने बहुत सुना पिछले साल, क्या है ये? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या वर्ल्ड अनहेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, काफ़ी लोगों ने इसका नाम बदल दिया है, ये वर्ल्ड चाइनीज़ हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी कुछ लोग बोलते हैं, ठीक है। जो भी है, अब इन्होंने मान लो किसी एंटिटी को ग्रांट दिया ताकि वो मेडिसिन या वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट कर सके आगे, ठीक है, तो दैट इज़ ऑल्सो कवर्ड बाय दिस स्टैंडर्ड। या फिर UNO, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, ये भी ग्रांट देती है ताकि कंपनीज रिस्पेक्टिव फील्ड में खर्चा कर सके। या फिर ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये वर्कर्स के लिए काम करती है, इंटरनेशनल लेबर, तो इनसे भी अगर ग्रांट मिला तो भी हम इस स्टैंडर्ड में ही आएंगे, भले ये गवर्नमेंट नहीं है। इज इट राइट? तो क्या हम फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ने के लिए तैयार हैं? The receipt of the government assistance by an entity may be significant for the presentation of the financial statement for two reasons. तब गवर्नमेंट ग्रांट आपको मिल तो गया, तो एंट्री क्या होगी? यही हमारा स्टैंडर्ड है, बैंक अकाउंट डेबिट। मान लो अगर आपको मॉनेटरी ग्रांट मिला तो क्रेडिट किसको जाएगा? दैट इज द इशू। क्रेडिट हम एसेट को करेंगे, PPE को, या क्रेडिट हम P&L अकाउंट को करेंगे सीधा, या क्रेडिट हम डेफर्ड इनकम को करें जिसको बाद में हम धीरे धीरे P&L अकाउंट में रिकॉग्नाइज करेंगे, या क्रेडिट हम कैपिटल रिजर्व को करें, या क्रेडिट हम जनरल रिजर्व को करें, किसको क्रेडिट करें? इज इट राइट? क्रेडिट देंगे तो हमारा क्या होगा? अगर आप P&L अकाउंट को क्रेडिट करते हैं तो प्रॉफिट बढ़ गया, EPS बढ़ गया, कंपनी की शेयर प्राइस कहाँ की कहाँ पहुँच जाएगी। इज इट राइट? फोकट का पैसा है ना, फोकट यानी आपको ऑलमोस्ट फ्री में ही मिलता है, बदले में कुछ नहीं करना है, या कभी कभी कुछ खर्चा करना भी पड़ता है। जैसे आपको अगर मेडिसिन बांटोगे, वैक्सीन दोगे, तो गवर्नमेंट उसका कॉस्ट आपको रीइंबर्स कर देगी, थोड़ा ज़्यादा भले दे देगी या थोड़ा आसपास दे देगी। कभी कभी आपको मिलता है, कभी बगैर कुछ बदले में खर्चा किए भी आपको मिल जाएगा, तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बढ़ जाएगा। PPE को चार्ज करेंगे तो प्रॉफिट, PPE का वैल्यू घट जाएगा, डेप्रीशिएशन कम हो जाएगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। बैलेंस शीट में आपका एसेट का ब्लॉक का टोटल चेंज हो जाता है। डेफर्ड इनकम दिखाएंगे तो उसका अलग इम्पैक्ट आएगा। तो ये स्टैंडर्ड अब आपको गाइड करेगा कब आपको कौन से अकाउंट को क्रेडिट करना है। अब मैं आपको एक बात पहले बता दूं, ये स्टैंडर्ड में कैपिटल रिजर्व को क्रेडिट नहीं करना है। आप तो कहेंगे इंटर में तो हमने किया था, ग्रांट इन द नेचर ऑफ प्रोमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, ग्रांट इन द नेचर ऑफ कैपिटल सब्सिडी, उसको हम कैपिटल रिजर्व में करते थे। ये स्टैंडर्ड ने ये ऑप्शन बंद कर दिया। अब जो भी बचा है, कितने ऑप्शन बचे हैं? 3 ऑप्शन बचे हैं, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि ग्रांट आपको मिलता है कि एसेट के रूप में, कंपनी या तो लैंड दे देगी, मशीन दे देगी, लाइसेंस दे देगी फ्री में, या फ्री में नहीं दिया तो नॉमिनल रेट पे, तो फिर उसकी एंट्री कैसे करनी है? मुद्दा क्लियर है? फर्स्ट इज इफ द रिसोर्सेज हैव बीन ट्रांसफर्ड, एन अप्रूव्ड मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉर ट्रांसफर ऑफ फंड्स मस्ट बी मेड। यानी एंट्री कैसे करेंगे ताकि हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू। Secondly, it is desirable to give an indication of the extent to which
द एंटिटी हैज बेनिफिटेड फ्रॉम सच असिस्टेंस ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग पीरियड। तो स्टैंडर्ड में एक और चीज नया क्या है कि अगर आपको गवर्नमेंट से किसी प्रकार का असिस्टेंस मिला है, नॉट ग्रांट बट असिस्टेंस। अब इस पूरे चैप्टर में ग्रांट और असिस्टेंस के बीच का डिफरेंस अभी समझ लेना है। ग्रांट मतलब इट हैज अ मॉनेटरी वैल्यू, इसकी मॉनेटरी वैल्यू क्वांटिफाई कर सकते हैं, क्वांटिफाइबल, ओके। लेकिन असिस्टेंस होता है इसकी मॉनेटरी वैल्यू कैन नॉट बी क्वांटिफाइड, इसलिए इसको सिर्फ डिस्क्लोज करेंगे, इसलिए इसको सिर्फ डिस्क्लोज करेंगे। मान लो मेरा कस्टमर तंजानिया में है, ठीक है, कहाँ है? तंजानिया, नाम सुना है क्या? ऐसी कोई कंट्री है, नाम सुना है क्या? कुछ लोगों ने तो नाम भी नहीं सुना है, कोई बात नहीं। मेरे ख्याल से वो केनिया के पास में है, शायद अफ्रीकन कंट्री है, ठीक है। वहाँ पर जानवर और आदमी दोनों बराबर साथ साथ एक दूसरे को खाते हैं ना, जिसको मौका पहले मिल जाए। तो मेरा एक क्लाइंट है, पैसे लेकर तंजानिया भाग गया, तो मैंने गवर्नमेंट को कहा कि जरा पता करो कि तंजानिया में कहाँ रहता है। गवर्नमेंट ने उसका पता निकाल के हमें दे दिया। तो ये असिस्टेंस में आएगा या ग्रांट में आएगा? असिस्टेंस। इसको डिस्क्लोज कर सकते हैं, अकाउंटिंग नहीं करेंगे। डिस्क्लोज कर सकते हैं, अकाउंटिंग नहीं करेंगे। ये मैंने आपको बहुत एक्सट्रीम एग्जाम्पल दिया था, बट इस तरह से सरकार आपकी बहुत सारी मदद करती है। आपको कहाँ एक्सपोर्ट हो सकता है, कि गवर्नमेंट के पास बहुत डेटा रहता है। गवर्नमेंट एक ऐसी एंटिटी है जिसके पास बहुत डेटा है, बहुत रिसोर्स है कि आपको कोई भी आपके क्वेश्चन का जवाब दे सकती है, क्योंकि उनकी हर एक कंट्री में एम्बेसी होती है, डिप्लोमेट्स उनके रहते हैं अलग अलग कंट्रीज में। उसके थ्रू आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन या रिसोर्स प्रोवाइड कर सकते हैं, नॉलेज प्रोवाइड कर सकते हैं, जो आपके बिजनेस में हेल्प हो सकता है। उसको बोलेंगे असिस्टेंस। उसको भी डिस्क्लोज करना है। हम अपने यूजर को बताना चाहते हैं कि हमें सरकार द्वारा क्या क्या असिस्टेंस मिला है, बिकॉज इससे क्या है, बिजनेस पे फर्क पड़ता है ना। सरकार का हाथ आपके सर पे है, और क्या चाहिए? चाहिए कुछ और नहीं। जैसे लोग बोलते हैं अदानी, अंबानी, ये लोग बहुत अमीर इसलिए हो गए क्योंकि सरकार का हाथ है उनके ऊपर। ऑफ कोर्स उतना हाथ डिस्क्लोज नहीं करते, थोड़ा सा ही हाथ डिस्क्लोज करते हैं, पूरा हाथ डिस्क्लोज नहीं कर सकते। करते भी है कि नहीं मुझे देखना पड़ेगा इनकी बैलेंस शीट में। चलिए, सो ये डिस्क्लोजर या अकाउंटिंग का पर्पस क्या है? एक तो है यू कैन कंपेयर विद द सेम एंटिटी विद प्रीवियस ईयर। अलग अलग ईयर का परफॉर्मेंस कंपैरिजन करने में इजी होगी अगर आप इंडेस 20 फॉलो करते हैं। और दूसरा, यू कैन ऑल्सो कंपेयर योर परफॉर्मेंस vis-a-vis अदर एंटिटीज ऑल्सो, ठीक है। तो दैट वाज द इंट्रोडक्शन पैराग्राफ। नाउ विल कम टू अकाउंटिंग। इंडेस 20 स्पेसिफाइज एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। एप्रोप्रिएट मतलब हमें कब क्या करना चाहिए, यानी आपके पास कोई चॉइस नहीं रहेगी, ये सिचुएशन में ये अकाउंटिंग करनी है। कहीं कहीं उन्होंने दो चॉइस भी दिए हैं, कहीं कहीं उन्होंने दो चॉइस भी दिए हैं, अदरवाइज बहुत जगह आपको चॉइस नहीं है। ये ट्रांजैक्शन इवेंट है तो उसकी ये अकाउंटिंग करनी है। और दूसरा एंड में आप देखेंगे डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स भी है। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट आपको गवर्नमेंट ग्रांट का भी देना है और असिस्टेंस का भी देना है। तो जब गवर्नमेंट ग्रांट रहेगा तो स्टैंडर्ड दो चीजें आपको सिखाएगा, उसकी अकाउंटिंग एंड डिस्क्लोजर। लेकिन अगर सिर्फ असिस्टेंस है तो स्टैंडर्ड उसका सिर्फ आपको डिस्क्लोजर सिखाएगा, जो कि आपके AS 12 में नहीं था। AS 12 में डिस्क्लोजर के ऊपर कोई भी चर्चा नहीं हुई है, सिर्फ वहां पर गवर्नमेंट ग्रांट की चर्चा हुई है। तो ये एक डिफरेंस समझ में आया आपको। नेक्स्ट है व्हाट इज गवर्नमेंट। मैं नहीं बोल रहा हूं, ये स्टैंडर्ड बोल रहा है। गवर्नमेंट
रेफर्स टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट रेफर्स टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट, यानी इंस्टीट्यूट भी गवर्नमेंट को आज तक डिफाइन नहीं कर पाई, ठीक है। गवर्नमेंट मीन्स गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एजेंसीज ऑल्सो, ठीक है, गवर्नमेंट की एजेंसीज भी जो है, उसके अलावा सिमिलर बॉडीज लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल। कोई सोच रहा है कि ये क्या है, ये पुणे महानगर पालिका का लोगो है, ठीक है, ऐसा ही है ना। और ये क्या है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये गवर्नमेंट एजेंसी है, या फिर कोई सिमिलर बॉडीज लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल, लाइक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये आपने टीवी पे बहुत बार ये सिंबल देखा होगा, ठीक है। और एक आदमी भी आता है जो उनकी बिहाफ में बोलता है, क्या नाम है उसका, आज तक मुझे याद नहीं हुआ, जाने दो। What are government grants? Government grants are assistance by the government in the form of transfer of resources to an entity. एक तो हो गया मॉनेटरी, जिसकी मॉनेटरी वैल्यू है, जिसकी मॉनेटरी वैल्यू है, यानी आपको या तो कैश में देंगे या कोई एसेट के रूप में देंगे जिसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू है। गवर्नमेंट ग्रांट्स आर असिस्टेंस बाय द गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज टू एन एंटिटी इन रिटर्न फॉर, मुफ्त में कुछ नहीं मिलता, फॉर पास्ट और फ्यूचर कंप्लायंस, फॉर पास्ट और फ्यूचर कंप्लायंस। या तो आपने जो कंडीशंस थी वो फुलफिल कर दिया, गवर्नमेंट ने कहा कि ये इंडस्ट्री आप इस लोकेशन पे जब लगा लोगे तो हम आपको 10 मिलियन रुपीस देंगे। तो जब आपने यहाँ पर आपकी फैक्ट्री स्टार्ट हो गई, सर्टिफिकेट दे दी गवर्नमेंट की हाँ यहाँ पर आपका फैक्ट्री लोकेट हो गया, उसके बाद आपको 10 मिलियन का ग्रांट मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको पहले कंडीशन फुलफिल करनी है, बाद में ग्रांट मिलेगा। और कई बार क्या होता है, गवर्नमेंट आपको पहले ग्रांट दे देती है, गवर्नमेंट आपको 50,000 रुपीज़ देगी और आपको बोलेगी कि अगले 3 साल तक आपको वैक्सीन लगाना है लोगों को, ठीक है। हो सकता है ना, आप किसी को बोलोगे पहले वैक्सीन लगाओ बाद में मैं ग्रांट दूंगा, तो बोलेगा मेरे पास फंड्स नहीं है। मुझे आके गवर्नमेंट बोलेगी काम करो, आप पूरे पूना में ना सबको वैक्सीन लगवा दो और बाद में हम आपका सारा खर्चा रिइंबर्स कर देंगे। तो क्या मैं ये प्रोजेक्ट लूँगा अपने हाथ में? इतनी बड़ी सिटी है, कितने लाख लोग रहते हैं यहाँ पे, करीब 60 लाख, बाप रे, इतने में तो पूरा फ्रांस कवर हो जाएगा। और एक वैक्सीन कितने की है? 500, 200 रुपीज़, अच्छा 200, चलो कोई बात नहीं। तो उसके लिए मुझे ये लैक्स यानी करीब 120 करोड़ रुपए लगेंगे मुझे। वो 200 वैसे भी बहुत कंसेशनल है, वैसे अगर मैं मार्केट रेट पे लूँ तो शायद 2000 में मिलेगा, तो मुझे 1200 करोड़ रुपए लगेंगे तब जाकर मैं वैक्सीन दे पाऊँगा। तो मैं बोलूँगा रहने दो, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, बड़ी मुश्किल से तो 3 टाइम रोटी खा पाता हूँ, तुम अब 1200 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए बोल रहे हो। पहले पैसा दो फिर हम खर्च करेंगे, आपको हिसाब दे देंगे हर महीने। गवर्नमेंट ग्रांट मीन्स असिस्टेंस गिवन टू एंटिटी हुज मॉनेटरी वैल्यू कैन बी प्लेस, यानी ऊपर के पैराग्राफ को हमने थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया है कि ग्रांट मतलब जिसकी मॉनेटरी वैल्यू डिफाइन हो सकती है। क्योंकि आपने 11th स्टैंडर्ड में जब अकाउंट्स पढ़ना स्टार्ट किया होगा तो वहाँ पे टीचर ने पहले दिन ही बताते हैं कि अकाउंट्स में हम सिर्फ वैसे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं जिसकी मॉनेटरी वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं, यस और नो। तो यहाँ भी वही नियम है, दे एक्सक्लूड दोज फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंस। देखो अगर आप मॉनेटरी वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं so then it is not a grant but it is assistance and you can disclose the assistance in the notes to account. Then इसमें और क्या एक्सक्लूड करना है? गवर्नमेंट ग्रांट ट्रांजेक्शन विद गवर्नमेंट विच कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम द नॉर्मल ट्रेडिंग ट्रांजेक्शन ऑफ द एंटिटी।
यानी नॉर्मल ट्रेडिंग ट्रांजेक्शन इज नॉट गवर्नमेंट ग्रांट। नॉर्मल ट्रेडिंग ट्रांजेक्शन यानी मैं गवर्नमेंट को कुछ बुक्स सेल करता हूं मान लो, या नोटबुक सेल करता हूं। गवर्नमेंट भी तो नोटबुक खरीदती है ना कहीं से। जो इतने सारे जो उनके स्कूल्स है, कॉलेज है, जहां पर ये बुक्स बांटते हैं, तो कहीं ना कहीं से परचेज तो करते हैं ना। मान लो थोड़ी देर के लिए मैं नोटबुक प्रिंट करता हूं, मैंने गवर्नमेंट को दिया, गवर्नमेंट और हमारे बीच में एक कमर्शियल ट्रांजेक्शन है। 1000 नोटबुक दी 30 रुपए के हिसाब से, गवर्नमेंट ने मुझे 30,000 रुपए दिया, मैंने बदले में 1000 नोटबुक दी। तो क्या एक ग्रांट दिया क्या गवर्नमेंट ने? क्या गवर्नमेंट ने मुझे कोई फेवर किया? यहाँ पे कोई असिस्टेंस दिया है? नहीं, दैट इज नॉट गवर्नमेंट ग्रांट। तो वैसे नॉर्मल ट्रेडिंग ट्रांजेक्शन के लिए स्टैंडर्ड एप्लीकेबल नहीं है। गवर्नमेंट मिलिट्री के लिए यूनिफॉर्म खरीदती है, तो कोई ना कोई तो बेचता होगा ना उसको, तो यूनिफॉर्म लिया, पैसे दिए, नॉर्मल ट्रेडिंग ट्रांजेक्शन। गवर्नमेंट की कैंटीन चलती है मान लो, उसमें वो फूड परचेज करते हैं, पेमेंट करते हैं, दैट इज नॉर्मल ट्रेडिंग ट्रांजेक्शन। व्हाट इज गवर्नमेंट असिस्टेंस? अगला सवाल। गवर्नमेंट असिस्टेंस इज एक्शन बाय द गवर्नमेंट designed to provide an economic benefit specific to an entity or a range of entities qualifying under certain criteria। तो गवर्नमेंट असिस्टेंस का मतलब है कुछ तो आपको इकोनॉमिक बेनिफिट मिला, इट कैन बी फॉर ओनली वन एंटिटी और इट कैन बी फॉर मोर देन वन एंटिटी ऑल्सो। ठीक है, तो गवर्नमेंट कोई ऐसा आपको मदद करेगी जिससे हो सकता है कि आपको भी फायदा हो और 2-4 और लोगों को फायदा हो जाए। इज इट राइट? मान लो गवर्नमेंट ने सपोज चाइनीज प्रोडक्ट को बैन कर दिया, इसमें आपका भी भला है और भी लोगों का भला हो जाएगा जो उस बिजनेस से रिलेटेड हैं, करेक्ट? गवर्नमेंट ने कोई रिसर्च मान लो किया है, गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट ने, और वो रिसर्च वो आप सबको प्रोवाइड कर रही है जिससे आपको भी फायदा हो, तो इसमें भी फायदा है सबका। गवर्नमेंट असिस्टेंस मीन्स एनी असिस्टेंट हुज वैल्यू कैन नॉट बी प्लेस्ड। लेकिन ग्रांट और असिस्टेंस में डिफरेंस क्या है कि इसको हम मॉनेटरी टर्म्स में डिफाइन नहीं कर सकते हैं, तो इसको हम क्या करेंगे? डिस्क्लोज करेंगे। एग्जाम्पल ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंस, देखो गवर्नमेंट का असिस्टेंस इनडायरेक्टली कैसे होता है? फेवरेबल गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट पॉलिसी, यानी गवर्नमेंट कहती है कि हम सिर्फ इंडियन एंटिटी से ही परचेज करेंगे मान लो, या किसी पर्टिकुलर टाइप की एंटिटी से परचेस करेंगे उनको बेनिफिट पहुंचाने के लिए, तो आपके लिए तो फायदा हुआ ना? हुआ या नहीं हुआ? अगर गवर्नमेंट ने अपने डिपार्टमेंट्स को इंस्ट्रक्शन नहीं दिया होता कि यहां से मत परचेस करो, वो कहीं और से खरीदते हो, तो आपका सेल नहीं होता। दूसरा, गवर्नमेंट स्टेक बाई आउट इन द कंपनी, गवर्नमेंट ने कंपनी में स्टेक ले लिया मान लो, तो कंपनी का असिस्टेंस हो गया क्योंकि कंपनी के पास फंड्स नहीं थे, बट देन उसको कंपनी को कितना फायदा हुआ हमें नहीं पता, तो इसको सिर्फ डिस्क्लोज करना है। गवर्नमेंट असिस्टेंस फॉर दिस पर्पस ऑफ द स्टैंडर्ड डज नॉट इंक्लूड, अब जरा ध्यान से सुनना, गवर्नमेंट ने एयरपोर्ट बना दिया है, उसमें तो सभी को फायदा हो गया, क्या इसको भी डिस्क्लोज करना जरूरी है? तो कुछ कुछ बेनिफिट ऐसे होते हैं जो पूरी सिटी को, पूरी कंट्री को, सबको ही फायदा होता है, तो वो जनरल टाइप का हो गया, उसको डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं। आपको अपने एनुअल रिपोर्ट में लिखने की जरूरत नहीं है कि गवर्नमेंट ने हमारे सामने रोड बनवा दिया उससे हमें फायदा हो रहा है। रोड तो सबके लिए है, एयरपोर्ट बनवा दिया, पोर्ट बनवा दिया, 4 पुलिस स्टेशन लगवा दिए हैं, तो इसमें सबका भला है, वैसे डिस्क्लोजर को देने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप आसपास देखेंगे तो गवर्नमेंट इतना कुछ कर रही है कि उसमें आपको भी बेनिफिट हो रहा है, लेकिन अब हर चीज को डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। ओके, दिस स्टैंडर्ड डज नॉट इंक्लूड बेनिफिट प्रोवाइडेड ओनली इनडायरेक्टली थ्रू एक्शन अफेक्टिंग जनरल ट्रेडिंग कंडीशन। जनरल ट्रेडिंग कंडीशन मतलब गवर्नमेंट ने पोर्ट बनवाया, एयरपोर्ट बनवाया, रोड बनवाया, पुलिस स्टेशन स्टैब्लिश किए, बिकॉज पुलिस स्टेशन रहने से आपको सिक्योरिटी मिलती है ना, या नहीं मिलती है? आर्मी है,
तो ये सब तो जनरल पर्पस के लिए, सच एज प्रोविजन फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर इन डेवलपमेंट एरियाज और इम्पोजिशन ऑफ ट्रेडिंग कंस्टेंट ऑन कॉम्पिटिटर, या पूरे चाइनीज प्रोडक्ट पे ही बैन लगा दिया तो फिर आपको लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन इफ इट इज रिलेटेड टू अ कंपनी और एन इंडस्ट्री देन यू कैन राइट इन डिस्क्लोजर्स। फिर नेक्स्ट आता है हमारा स्कोप, कहां कहां ये स्टैंडर्ड एप्लीकेबल नहीं है। तो नेक्स्ट इज, ध्यान से जरा देखते हैं, गवर्नमेंट असिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ बेनिफिट दैट आर अवेलेबल इन डिटरमाइनिंग टैक्सेबल प्रॉफिट। तो आप लोग तो इनकम टैक्स के चैंपियन हैं। इनकम टैक्स में बहुत सारे सेक्शन ऐसे हैं जिसके तहत एंटिटीज को काफी सारे डिडक्शंस, एग्जेम्पशंस मिलते हैं। याद है, टैक्स हॉलिडे करके भी कुछ कॉन्सेप्ट होता है, अभी है क्या या निकल गया? वो सेक्शन 10A 10B पहले मैं पढ़ता था, 80IA 80IB, वो सब सेक्शन अभी है या उड़ गए? अभी भी है ना SEZ, और वहां पे स्टार्ट करोगे तो 10 साल का हॉलिडे मिलता है। तो क्या वो गवर्नमेंट ग्रांट है? नहीं। ये स्टैंडर्ड कहता है कि जहां टैक्स रिलेटेड कोई मैटर है दैट इज नॉट असिस्टेंस। ओके, तो उसको डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है, उसको डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। या मान लो किसी टाइप की एंटिटी को रिड्यूस टैक्स रेट लगता है, जैसे स्टार्टअप कंपनीज को शायद लोअर रेट है ना, क्या डिस्क्लोज करने की जरूरत है? या कुछ एंटिटीज को आप 120% 125% डिप्रिसिएशन अलाउ करते हैं, एक तरह से बेनिफिट है, बट दीज आर नॉट गवर्नमेंट असिस्टेंस, और इसको डिस्क्लोज करने की जरूरत इस स्टैंडर्ड में नहीं है। सेकेंड थिंग, गवर्नमेंट कभी कभी ओनरशिप ले लेती है किसी एंटिटी में, बट दैट इज ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज्ड। गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन इन द ओनरशिप ऑफ द एंटिटी, अभी एयर इंडिया में गवर्नमेंट का स्टेक है, बहुत सारी जो PSUs है, NTPC, कोल इंडिया, SBI, बैंक नहीं लिखता हूं क्योंकि बैंक के ऊपर इंडिया से एप्लीकेबल नहीं है, गेल, सेल, भेल, ओके, गेल, सेल, भेल सुना है? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, और इस तरह से जो भी PSUs हैं इसमें गवर्नमेंट का ओनरशिप है, बट दैट इज नॉट गवर्नमेंट ग्रांट और गवर्नमेंट असिस्टेंस। फिर बेनिफिट प्रोवाइडेड इनडायरेक्टली, ये मैंने आपको बता दिया। गवर्नमेंट अगर जनरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन नेटवर्क, ट्रेडिंग रेस्ट्रिक्शन ऑन कॉम्पिटिटर्स, so that will not be forming part of this government assistance. And when the value of the resources transferred by the government is not reasonably determinable, गवर्नमेंट ने कोई असिस्टेंस दिया है बट उसकी वैल्यू नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट के पास बहुत सारा नॉलेज होता है, तो गवर्नमेंट ने आपको कोई फ्री टेक्निकल या मार्केटिंग एडवाइस दी, तो उसको हम मोनेटाइज नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको हम इस स्टैंडर्ड में कवर नहीं करेंगे। देन व्हेन द ट्रांजैक्शंस विद गवर्नमेंट इवोकिंग द ग्रांट कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द ट्रांजैक्शन विद नॉर्मल ट्रेडिंग एक्टिविटीज, ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, लाइक गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट वगैरह जो होते हैं, सच ग्रांट्स आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड। Special problems arising in accounting for government grant in financial statement reflecting the effect of changing price or in supplementary information of a similar nature। तो इसको आप लिख दो इन्फ्लेशन रिलेटेड। इतना बड़ा सेंटेंस को आप कैसे रटोगे? तो कुछ इन्फ्लेशन रिलेटेड जो भी मुद्दे हैं दैट इज ऑल्सो नॉट कवर्ड, इसको बहुत ज़्यादा इसके ऊपर स्ट्रेस मत दो। एक इंपॉर्टेंट लाइन जो आपको याद रखना है कि गवर्नमेंट ग्रांट विच आर कवर्ड बाय Ind AS 41 will be not covered by Ind AS 20। गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटिंग टू सर्टेन एग्रीकल्चरल ट्रांजैक्शन, जो हम देखेंगे एग्रीकल्चर वाले चैप्टर में अगले कुछ दिनों के बाद में, अगर वो वहां कवर्ड है तो यहां कवर्ड नहीं है। इज इट राइट? तो गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटिंग टू एग्रीकल्चर एक्चुअली दो स्टैंडर्ड में कवर्ड है, कुछ यहां
इंड एस 41 में, और कुछ यहां पर भी है। तो ये कह रहे कि जो वहां कवर्ड है वो यहां कवर्ड नहीं है, और जब आप उस स्टैंडर्ड में जाओगे तो आपको इधर भेज देगा कुछ ट्रांजेक्शन्स के लिए। तो यहाँ पे थोड़ा हमें सावधान रहना है, बट डोंट वरी, आज हम इसके एग्रीकल्चर के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं लेंगे। जब आप पूरा एग्रीकल्चर का स्टैंडर्ड समझ जाओगे तो वहाँ पर मैं इंड एस 20 और इंड एस 41 दोनों का क्वेश्चन उसी चैप्टर में लूँगा फिर, और बहुत जल्दी लेंगे ताकि आपको मेमोरी अभी शार्प है तो यूज़ हो जाएगा। उसके ऊपर अभी रिसेंट एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था लास्ट वाले पॉइंट पे, टिक करके रखो, इंपॉर्टेंट। मेरे ख्याल से 2 एग्जाम में क्वेश्चन आ गया है उसके ऊपर, गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटिंग टू एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, दे आर आस्किंग क्वेश्चन ऑन दैट। नेक्स्ट इज डिटर्मिनेशन ऑफ नेचर ऑफ असिस्टेंस। An action by government that results in economic benefit to an entity or range of entities qualifying under certain criteria will be under the gamut of government assistance। तो गवर्नमेंट असिस्टेंस का मतलब है एनी एक्शन बाय द गवर्नमेंट जिससे एक एंटिटी या रेंज ऑफ एंटिटीज को किसी प्रकार का इकोनॉमिक बेनिफिट होता है। दिस असिस्टेंस व्हेन इट इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज विल बिकम ग्रांट। ठीक है, जहां पर कुछ आपको मॉनेटरी वैल्यू की चीज मिल रही है, इट विल बिकम ग्रांट, एंड द मैनर इन विच द ग्रांट इज रिसीव्ड डज नॉट अफेक्ट द अकाउंटिंग मेथड टू बी अडॉप्टेड। Grant can be in cash, grant can be in kind. Thus, a grant is accounted for in the same manner, whether it is received or in cash or as a reduction of liability to the government। जैसे मान लो गवर्नमेंट ने लोन माफ कर दिया, यहाँ पे एग्जाम्पल होगा लोन फॉरगिवन, तो ये भी एक तरह से ग्रांट हो गया, फॉरगिवन लोन, लोन माफी, कर्ज माफी। ठीक है, कर्ज माफी पता है आपको? नहीं, वो आपके यहाँ पे भी होता है? नहीं, पूरा जाके चूस के निकालते हैं उसको। हाँ, 2-3 पहलवान टाइप के लोग भेजते हैं, निकाल कर्ज वापस, लोन रिकवरी एजेंट। हमारे यहाँ पे थोड़ा सा गवर्नमेंट रिलैक्स्ड है। एमपी गवर्नमेंट ने 50% छूट दी तो सामने वाला महाराष्ट्र वाला बोलेगा 75% माफ, बिहार वाला सोचेगा 75, 90% माफ, झारखंड वाला सोचेगा 90, 95, पंजाब वाले बोलेंगे 95, चलो दिल्ली जाकर बैठ जाते 100% माफ। हमारे यहाँ कंपटीशन है। ठीक है, भले सरकार की तिजोरी खाली हो जाए लेकिन लोन बहुत माफी करते हैं, इसलिए कुछ लोगों ने तो लोन लेना एक बिजनेस बना लिया, मतलब वही उनका डेली प्रोफेशन हो गया है। उनको पता है लोन लेना है, 2-3 साल बाद माफी मिलने वाली है, फिर लेंगे। ठीक है, नाम बदल बदल के लेंगे, आधार कार्ड बदल बदल के लेंगे, परिवार के हर एक सदस्य के नाम पे लेंगे। आप लोग क्या इतनी मेहनत करते हो, लोन लो। द अबव ग्रांट्स विच आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड and those government assistance which do not involve transfer of resources are disclosed as other government assistance। तो काफी लंबा इंट्रोडक्शन पैराग्राफ हो गया। पहले 8 पैराग्राफ कोई काम के नहीं थे। ठीक है, अब आते हैं काम के पैराग्राफ जहां से अकाउंटिंग चालू होगी, बट फिर भी थोड़ा वार्म अप चाहिए रहता है। रिकॉग्निशन ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट, ये सवाल मैं हर बैच में पूछता हूं कि गवर्नमेंट ग्रांट हम कब रिकॉग्नाइज करेंगे, अक्रूवल बेसिस पे या रिसीट बेसिस पे। जैसे मान लो गवर्नमेंट ग्रांट अभी तक मिला नहीं है, रिसीवेबल है, तब रिकॉग्नाइज करेंगे या मिलने के बाद? जब तक मेरे अकाउंट में पैसा ना आ जाए तब तक उसकी एंट्री नहीं करनी है। अक्रूड या रिसीवेबल, वोट करेंगे, पहले अक्रूड पे वोट करो, हाथ उठाओ, अक्रूड पे हाथ उठाओ, रिसीव पे हाथ उठाओ, रिसीव्ड पे हाथ उठाओ। करीब 90% जनता ने रिसीव्ड पे हाथ उठाया, 0% ने हाथ यहां उठाया और 10% अनडिसाइडेड थे। क्या आपको गवर्नमेंट के ऊपर भरोसा नहीं है, सरकार के ऊपर भरोसा नहीं है? नालायको, बोलूं क्या अभी सरकार को? ये आपका मान हानि हुआ आज क्लास में।
तो आंसर इज अक्रूवल बेसिस पे अकाउंटिंग हो सकती है सब्जेक्ट टू टू कंडीशंस। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गए तो ग्रांट मिलने के पहले भी आप एंट्री कर सकते हैं। इज इट राइट? और जब मिल जाएगा तो बैंक टू रिसीवेबल करके क्लोज कर देंगे। और लेकिन ये दोनों कंडीशन अगर मान लो सेटिस्फाई नहीं हुए तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा। तो ये कंडीशन क्या अपन देखते हैं, और ये आपको ना ये पॉइंट याद रखना है। तो यहाँ पर आपको लिखना इंपॉर्टेंट, यानी एग्जाम के एक दिन पहले इस पैराग्राफ को देखना है। पहले 8 मत देखना, कुछ नहीं होगा। पहले 8 पैराग्राफ्स नहीं भी देखेंगे देन ऑल्सो यू विल नॉट लूज एनीथिंग इन द एग्जाम। योर एक्चुअल understanding of accounting starts from here and exam oriented discussion also starts from here। तो ये कहता है कि grant will be recognized if there is a reasonable assurance, underline reasonable assurance, underline मैंने कर दिया आपके लिए, पता है मुझे आप लोग तो करेंगे नहीं। तो reasonable assurance का मतलब क्या है कि हमें लगता है कि मिल जाएगा। मोर देन 50% हमें लगता है, 100% होने की जरूरत नहीं है, मोर देन 50% भी रहा मान लो यहां पर भी, कि मोटा मोटी हमें अंदाज है कि ग्रांट मिल जाएगा। रीजनेबल अश्योरेंस, ठीक है। जब आप घर से निकलते हैं शाम को 5 साढ़े 5 बजे तो आपको एक रीजनेबल अश्योरेंस रहता है कि आज क्लास होगी, या डाउटफुल रहता है? रीजनेबल अश्योरेंस रहता है, या वर्चुअल सर्टेनिटी रहती है? वर्चुअल सर्टेनिटी रहती है। मेरे केस में चलो ठीक है, लेकिन जनरली बाकी जब हम कॉलेज में जाते थे कई बार तो हम क्या सोचकर घर से निकलते थे कॉलेज में कि रीजनेबल अश्योरेंस है कि आज शायद कॉलेज में लेक्चर होगा, ठीक है, वैसा समझ लेना। रीजनेबल अश्योरेंस दैट एंटिटी वुड कंप्लाई विथ द कंडीशंस अटैच्ड। तो पहले तो आपको अपने आप पे भरोसा होना चाहिए कि वी आर गोइंग टू कंप्लाई विद द कंडीशन। दैट मीन्स वी आर मोर देन 50% सर्टन दैट वी विल बी एबल टू कंप्लाई विद द कंडीशन, जहां पे कंडीशन अटैच्ड हो, जहां पे कंडीशन अटैच्ड हो। अनकंडीशनल रहा तो फिर बात फर्स्ट पॉइंट हट जाएगा, कंडीशन ही नहीं है तो बात खत्म ना। लेकिन जहां कंडीशन गवर्नमेंट ने कहा पहले तुम 70 लोगों को वैक्सीन लगाओ उसके बाद ग्रांट मिलेगा, ठीक है, तो मुझे लगता है कि मैं लगा सकता हूं। एंड सेकेंड, यू शुड बी रीजनेबली अश्योर्ड दैट ग्रांट विल बी रिसीव्ड। यहां पर भी आपकी प्रोबेबिलिटी जो है मोर देन 50% होनी चाहिए। तो एक बार वापस रिवाइज करेंगे, ग्रांट को हम कब रिकॉग्नाइज करेंगे? व्हेन we are reasonably assured that we will comply with the conditions attached to the grant and, ये देखो कनेक्टर क्या है, and, और नहीं, यानी दोनों कंडीशन, and we are reasonably certain that the grant will be received। क्योंकि मामला है गवर्नमेंट का, मामला है गवर्नमेंट का, ठीक है। पिछली सरकार थी आम आदमी पार्टी की, तो आपको लगा कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा, लेकिन फिर अचानक सरकार बदल गई, कांग्रेस आ गई, बीजेपी आ गई। तो कई बार जो नई सरकार आती है तो पुराने सरकार ने जितने सारे वादा किए हैं उसको फुलफिल नहीं करती है, वो सारी स्कीम बंद लग करती है, ठीक है। ऑफ कोर्स फिर वापस अपने नाम से उसको रीलॉन्च करती है, बात अलग है। हमारे देश में वही होता है, पहले एक सरकार जो स्कीम लाती है, मान लो सरकार हट गई तो दूसरी वाली सरकार उसको पहले हटाएगी, फिर वही स्कीम को वापस कुछ नए नाम से, पहली सरकार नेहरू स्कीम लाती है तो दूसरी सरकार अटल बिहारी स्कीम लाती है, स्कीम वही रहती है अंदर में, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने कंडीशन रखा है, इनको ही पता है सरकार का कोई भरोसा नहीं। सरकार मान लो बदल गई तो ये सिचुएशन भी डिफिकल्ट हो जाती है, इसलिए लिखा कि इवन यू आर रीजनेबली सर्टन। तो जब तक आपके पास पूरा पेपर वर्क स्ट्रांग ना हो, पेपर वर्क ओके, यानी जो भी जहां जिस कलेक्टर की सिग्नेचर लेनी हो, जिस ऑफिसर का साइन लेना हो, जो भी आपको एफिडेविट जमा करना हो, सब कुछ हो जाए उसके बाद रिकॉग्नाइज कर लेना, ठीक है। इफ एनी ऑफ द अबव कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड, एनी मतलब दो में से कोई भी एक फुलफिल नहीं हुआ,
ग्रांट विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। तो यहां पर मैंने इसकी एक समरी बनाई है। रिकॉग्निशन ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट, दो चीजों का रीजनेबल अश्योरेंस चाहिए, एक तो कि एंटिटी विल कंप्लाई विद द कंडीशन एंड दूसरा द एंटिटी विल रिसीव द ग्रांट, बोथ शुड हैव मोर देन 50% प्रोबेबिलिटी। ओके, गवर्नमेंट ग्रांट कैन बी नोन बाय अदर नेम्स ऑल्सो, जैसे फॉर एग्जाम्पल ड्यूटी ड्रॉबैक, आपने इंपोर्ट किया, इंपोर्ट ड्यूटी पे की, उसको गवर्नमेंट रिफंड करती है। सब्सिडी, जब गवर्नमेंट आपको कुछ अमाउंट देती है। सबवेंशन यानी कुछ और बेनिफिट, एटसेट्रा। नाम चाहे कुछ हो, कृष्ण, कन्हैया, गोपाल, अकाउंटिंग सबकी सेम होगी। ठीक है, गवर्नमेंट ग्रांट क्वेश्चन में सब्सिडी वर्ड आ गया, ड्यूटी ड्रॉबैक आ गया, ग्रांट वर्ड आ गया, एंट्री सेम होगी। ठीक है, नाम पे नहीं जाना, इट्स अ फॉर्म ऑफ ग्रांट। नेक्स्ट लाइन, mere receipt does not necessarily mean that the condition associated with the grant are complied with। अब एक और यहां पे बात लिखी है कि मान लो गवर्नमेंट ने आपको पैसे दे दिए, लेकिन ये दो कंडीशन अभी फुलफिल नहीं हुए हैं ऊपर वाले, तो तब तक उसको क्या करना है, बैंक अकाउंट डेबिट टू एडवांस फॉर गवर्नमेंट ग्रांट, ऐसा करके एक लायबिलिटी क्रिएट करके रखनी है। यानी एक तरह से एडवांस हो गया ये। जब ये कंडीशन फुलफिल होगी तो फिर ये अकाउंट को हम एज पर दिस स्टैंडर्ड जहां ट्रांसफर करना है वहां ट्रांसफर करेंगे। इज इट राइट? फिर इसको पीपीई में भेजना है कि पीएनएल अकाउंट में भेजना है कि डेफर्ड रेवेन्यू अकाउंट में भेजना है। जब ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो इस अकाउंट को डेबिट करेंगे और उन तीन में से जो जिसको क्रेडिट करना है वो करेंगे। तब तक हमारी बुक में ये लायबिलिटी दिखेगा। समझ में आ गया? यानी पैसे मिलने के बाद भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो फिर ये स्टैंडर्ड अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे, तब तक उसको एडवांस में दिखाएंगे लायबिलिटी में। वंस अ गवर्नमेंट ग्रांट इज रिकॉग्नाइज्ड, गवर्नमेंट ग्रांट आपने रिकॉग्नाइज कर लिया, आपकी सरकार थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था, बाद में सरकार बदल गई, तो सरकार बदल गई तो हो सकता है आपको पैसे वापस करने पड़ जाए या पैसे नहीं मिले। मान लो पूरा अमाउंट नहीं मिला था, बीच में इलेक्शन हो गया, सरकार बदल गई, आपने अक्रूवल बेसिस पर रिकॉग्नाइज किया था, मैंने आपको पहले ही कहा अक्रूवल बेसिस पे हो सकता है, एंट्री कर दिया आपने और बाद में मिलने पे क्वेश्चन मार्क लग गया, तो हम कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा अंडर इंडियाज 37। तो काफ़ी बातें हैं यहाँ पे। अप्रोचेस टू अकाउंटिंग ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट, ये जो है ध्यान से सुनना, दो अप्रोच डिबेट हो रहा है यहाँ पे, इसको हम बोलेंगे डिबेट। ये हमारे डिबेट में कि हम गवर्नमेंट ग्रांट को पीएनएल अकाउंट में भेजें या डायरेक्टली एसओसीआईई में भेजें, ये डिबेट है। अगर आप डायरेक्टली एसओसीआई में भेजते हैं तो उसको बोलते हैं कैपिटल अप्रोच, यानी प्रॉफिट एंड लॉस के थ्रू उसको रूट नहीं करना है। और अगर आप पीएनएल अकाउंट के थ्रू रूट करते हैं तो उसको बोलते हैं इनकम अप्रोच। इंटर में भी ये पैराग्राफ था, इंटर में दोनों अप्रोच अलाउड थे। आपको याद होगा इंटर में ग्रांट इन द नेचर ऑफ प्रोमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, उसको हम बोलते थे कैपिटल अप्रोच। कैपिटल रिजर्व डायरेक्टली पीएनएल अकाउंट में जाता ही नहीं था। ग्रांट फॉर बैकवर्ड एरिया डेवलपमेंट, इसको कैपिटल सब्सिडी बोलते थे, डायरेक्टली कैपिटल रिजर्व पीएनएल अकाउंट में जाता ही नहीं था। और ऑफ कोर्स कुछ कुछ ग्रांट पीएनएल अकाउंट के थ्रू जाते थे। इज इट राइट? अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, ये जो स्टैंडर्ड है इसने सिर्फ इनकम अप्रोच फॉलो करने के लिए कहा, यानी जो भी ग्रांट आएगा किसके थ्रू रूट होता हुआ आएगा, रास्ते में कौन मिलेगा उसको, पीएनएल अकाउंट। डायरेक्टली वो कोई भी रिजर्व में क्रेडिट नहीं होगा एसओसीआई में। फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, आपको नॉलेज ज़्यादा डीप में चाहिए। कैपिटल अप्रोच का मतलब है ग्रांट इज रिकॉग्नाइज आउटसाइड पीएनएल अकाउंट
An income approach means grant is routed through P&L account of one or more period. ठीक है, अभी कोई पूछेगा मुझसे कि कैपिटल अप्रोच क्यों अच्छा है, ये डिबेट है, इसको आपको एग्जाम में ज़्यादा रटना नहीं है, पूछने वाले नहीं है, लेकिन मेरा काम था कि आपको बताएं कैपिटल अप्रोच मतलब डायरेक्टली रिजर्व में क्यों ट्रांसफर करते हैं, वैसे ये स्टैंडर्ड परमिट नहीं कर रहा है. गवर्नमेंट ग्रांट्स आर अ फाइनेंसिंग डिवाइस and should be dealt with as such in the balance sheet rather than be recognized in profit or loss to offset the expense that they finance. गवर्नमेंट ग्रांट क्या है, एक तरह से फाइनेंस है. गवर्नमेंट ग्रांट इज नॉट योर इनकम. गवर्नमेंट ग्रांट लेने के लिए कोई हमने थोड़ी बिजनेस स्टार्ट किया है. तो गवर्नमेंट ग्रांट इज नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ फाइनेंस. मान लो आपने लोन लिया तो क्या P&L अकाउंट में दिखाते हैं? मान ले आपने इक्विटी कैपिटल रेज किया तो क्या P&L अकाउंट में दिखाते हैं? नहीं. तो गवर्नमेंट ग्रांट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ फाइनेंस. गवर्नमेंट आपको फाइनेंशियली हेल्प कर रही है, तो इट इज लाइक अ कैपिटल रिसीट, इनका कहना है. एंड इसका रीपेमेंट भी नहीं होता. इट्स लाइक अ कैपिटल, इट्स लाइक अ शेयर कैपिटल, इसका रीपेमेंट भी नहीं है. तो ये जो लोग है, इनका आर्गुमेंट है कि इट शुड नॉट बी रूटेड थ्रू P&L अकाउंट. और दूसरा आर्गुमेंट है इट इज इनअप्रोप्रिएट टू रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट ग्रांट इन P&L अकाउंट बिकॉज दे आर नॉट अर्नड. दे आर नॉट अर्न, इनकम इज अर्नड. ग्रांट हम थोड़ी अर्न करते हैं. ग्रांट तो गवर्नमेंट अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से कुछ प्रमोशन करने के लिए देती है, बदले में आपको उतना करस्पॉन्डिंग एक्सपेंस नहीं करना पड़ता है. Is it right? But represent an incentive provided by the government without the related cost. तो ये आर्गुमेंट है कैपिटल अप्रोच के लिए. लेकिन इनकम अप्रोच वाले भी एकदम, उनके पास भी 3 स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है. पहला है गवर्नमेंट ग्रांट्स आर रिसीव्ड फ्रॉम अ सोर्स अदर देन शेयर होल्डर. देखते हैं अकाउंटेंट लोग भी कितना इंटेलिजेंटली डिबेट करते हैं. उनका कहना शेयर होल्डर थोड़ी है गवर्नमेंट. सिर्फ जो शेयर होल्डर से पैसा मिलता है वो डायरेक्टली जाता है शेयर कैपिटल में या कैपिटल रिजर्व में या प्रीमियम में. गवर्नमेंट थोड़ी शेयर होल्डर है. ठीक है, सो देयरफॉर वो हम डायरेक्टली इक्विटी में रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते. इट हैज टू बी रूटेड थ्रू P&L अकाउंट बिकॉज इट इज नॉट फ्रॉम द ओनर, द शेयर होल्डर. दूसरा आर्गुमेंट मुझे और अच्छा लगता है. आप पहले वाले आर्गुमेंट में क्या लिख रहे थे, गवर्नमेंट ग्रांट इज नॉट अर्नड. ये बोलता है, कौन कहता है गवर्नमेंट ग्रांट इज नॉट अर्नड? क्या गवर्नमेंट क्या फ्री में ग्रांट देती है? मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूं, आज तक 1 रुपया भी ग्रांट नहीं आया मेरे पास. सिर्फ वो सिलेंडर का 1-2 बार माफ किया था उन्होंने. सिलेंडर की कुछ सब्सिडी देते हैं ना, बस, उसके अलावा कुछ नहीं. अगर मुझे गवर्नमेंट से ग्रांट लेना होगा तो क्या करना पड़ेगा? मुझे कुछ ना कुछ कंडीशन फुलफिल करने पड़ेंगे. यानी फ्री में नहीं है, कुछ करो तो कुछ मिलेगा. तो जब कुछ करो तो कुछ मिलेगा, तो इनकम हुई ना फिर मेरी. मैं परचेस करता हूं फिर सेल करता हूं, तो इनकम हुई ना, सेल किया क्योंकि मैंने परचेस किया था. ओके, देयरफॉर दे शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन P&L अकाउंट. तीसरा आर्गुमेंट क्या है, P&L अकाउंट में आप इनकम टैक्स भी तो लिखते हो ना, इनकम टैक्स. जब इनकम टैक्स लिख सकते हैं, इनकम टैक्स भी हमारा कोई खर्चा तो है नहीं, ये तो हम सरकार को पैसा दे रहे हैं. तो जब सरकार को हम पैसा दे रहे हैं, उसको P&L अकाउंट में दिखा सकते हैं. तो सरकार से जो पैसा मिल रहा है वो भी P&L अकाउंट में जाना चाहिए. इज इट राइट? It is also the extension of the government fiscal policy. टैक्स भी आप जो पे करते देखा जाए तो वहां पर मैचिंग कॉन्सेप्ट थोड़ी हो रहा है, पे करना है गवर्नमेंट को. तो इसलिए इनका कहना है. तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे अपने इंड AS 20 में. Thus government grant should be recognized in P&L account on a systematic basis over the period in which the entity recognizes as expense the related cost for which the grant is intended to compensate. यानी बेसिकली ये ग्रांट हमारे इस स्टैंडर्ड में P&L अकाउंट में जाएगा, सिस्टमैटिकली जाएगा.
अब ये सिस्टमैटिकली कैसे डिसाइड करना ये स्टैंडर्ड में बताने वाला है अभी। वेदर रिसीट्स बेसिस आर परमिसिबल, अभी मैंने आपको क्वेश्चन पूछा भी था। पहली प्रायोरिटी अक्रूवल बेसिस होगी, अगर दो कंडीशन फुलफिल हो गए तो। उसमें दूसरा कंडीशन बड़ा टफ होता है, वेदर ग्रांट विल बी रिसीव्ड। कोई भी मैनेजमेंट ये तो हमेशा कहेगी कि वी आर सर्टेन दैट विल फुलफिल द कंडीशन, मुझे अपने आप पे तो भरोसा है, तो पहला कंडीशन में हमेशा हाँ बोलूंगा। दूसरा कंडीशन उसके ऊपर डिपेंडेंट है, क्या वो मुझे पैसा देगा। इसलिए कई बार सेकेंड कंडीशन क्वेश्चन मार्क हो जाता है। सो देयरफॉर इन्होंने कहा है कि रिकॉग्निशन ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट इन पीएनएल अकाउंट ऑन अ रिसीट बेसिस इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द अक्रूवल अकाउंटिंग अजम्पशन। क्योंकि जब आपने इंड एस 1 पढ़ा था तो उसमें लिखा था कि अकाउंटिंग शुड बी डन ऑन अक्रूवल बेसिस, तो आप तो इंड एस 1 के खिलाफ जा रहे हो। लेकिन फिर भी इन्हें कहा कि कैश बेसिस तभी एक्सेप्टेबल होगा if no other basis existed for allocating a grant to period other than the one in which it was received। मान लो कंडीशन फुलफिल ही नहीं हो रहे हैं, तो उस केस में जैसे जैसे पैसा आएगा या जैसे जैसे कंडीशन फुलफिल होगी वैसे वैसे हम रिकॉग्नाइज करेंगे। तो आप क्या करने वाले हो स्टूडेंट, आप पहली प्रायोरिटी अक्रूवल को दोगे, ठीक है। और मान लो क्वेश्चन में बहुत स्पेसिफिकली लिखा है कि कंडीशन विल नॉट बी सेटिस्फाइड या ग्रांट विल नॉट बी रिसीव्ड, उस केस में आपको वेट करना है और जब पैसे आएंगे और कंडीशन फुलफिल होगी तब जाकर उसकी एंट्री होगी। इज इट राइट। मान लो पैसा आ गया तो तब तक उसको एडवांस में दिखाना है, लायबिलिटी में, उसको छेड़ना नहीं है जब तक कंडीशन फुलफिल ना हो जाए। नेचर ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट, अब ध्यान से सुनना, इस पूरे स्टैंडर्ड में ग्रांट विल बी आइदर दिस और दिस, देयर इज नो थर्ड कैटेगरी। इंटर से वापस हम थोड़ा डिफर कर रहे हैं, इंटर में बहुत सारी कैटेगरी डाल रखी थी, ठीक है। यहां पर आपको देखना है ग्रांट इज रिलेटेड टू एसेट, जिसको हम शॉर्ट में कहीं कहीं पे लिखा हुआ है बुक में GRA, या ग्रांट रिलेटेड टू इनकम GRI, ठीक है। तो ग्रांट या तो एसेट से रिलेटेड हो सकता है या इनकम से रिलेटेड हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि पहले चेक करो कि वो एसेट से रिलेटेड है या नहीं। अगर जवाब है नो तो फिर इसको कंडीशन इसमें कुछ नहीं है। GRI कब होगा, व्हेन इट इज नॉट GRA, अगर दिन नहीं है तो रात है, ठीक है। दिन को डिफाइन कर दिया इन्होंने, रात इज बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं ग्रांट रिलेटेड टू एसेट क्या है, क्योंकि आपकी अकाउंटिंग इस पे डिपेंडेंट है। आपकी अकाउंटिंग इस पे डिपेंडेंट है वेदर ये ग्रांट एसेट से रिलेटेड है या इनकम से रिलेटेड है। तो पहले मैं आपको बताऊंगा ग्रांट रिलेटेड टू एसेट, और इसके ऊपर एग्जाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं। तो पहले एक बार मैं आपको समझा दूं, फिर क्वेश्चन आंसर का सेशन चालू होगा। ग्रांट रिलेटेड टू एसेट्स आर गवर्नमेंट ग्रांट हुज प्राइमरी कंडीशन इज, अंडरलाइन प्राइमरी कंडीशन, आई थिंक आई हैव नॉट अंडरलाइंड। प्राइमरी यानी मेन कंडीशन इज एंटिटी क्वालिफाइंग फॉर देम शुड आइदर परचेज, कंस्ट्रक्ट और अदरवाइज अक्वायर long-term assets. Grant is related to acquisition, purchase or construction of long-term assets. Is it right? So basically यहाँ पे long-term assets में क्या क्या आ जाएंगे, property, plant, equipment आ जाएंगे, intangible asset आ जाएंगे, biological asset आ जाएंगे, biological asset, ठीक है, इस टाइप के properties आ जाएंगी। तो अगर आपको, और पीपी में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन कौन सी एंटिटी। कोई सोलर पैनल लगा रहा है उसके लिए ग्रांट मिलता है, कोई पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट लगा रहा है उसके लिए ग्रांट मिलता है। आजकल बहुत सारी कंपनी एनर्जी सेविंग डिवाइसेस लगाती है, उसको ग्रांट मिलता है। आज टीवी में दिखा रहा था, जो कंपनी इलेक्ट्रिकल कार बनाएगी या इलेक्ट्रिकल कार खरीदेगी
उसको भी सब्सिडी मिलने वाली है। मैं तो जैसी टेस्ला की गाड़ी आएगी उस दिन तो रात को 12 बजे जाके शोरूम में बैठ जाऊंगा बाहर, ठीक है। 1.5 कितना परसेंट सब्सिडी, 15% सब्सिडी है, ठीक है। बाकी 85% लो ले लूंगा, 0 पैसे में टेस्ला अंदर, ठीक है। और फिर स्टूडेंट से भी थोड़ा बहुत उधार ले लूंगा। तब तक मैं भी इसी में घूमने वाला हूं I-10 में। सब्सिडरी कंडीशंस में ऑल्सो भी अटैच, सब्सिडरी कंडीशन भी गवर्नमेंट अटैच कर सकती है, यानी ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट कहेगी कि ये एसेट खरीद के इस लोकेशन पे यूज करना है, इतने लोगों को रोजगार देना है, ऐसा कुछ कर सकती है। टाइप और लोकेशन ऑफ एसेट और द पीरियड, कम से कम 10 साल यहाँ पे काम करना है, ड्यूरिंग विच द एसेट्स आर टू बी एक्वायर्ड और हेल्ड। तो मेन चीज आपको देखना है कि क्या ये ग्रांट किसी लॉन्ग टर्म एसेट से रिलेटेड है, एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन और परचेज, ठीक है। एंड एग्जाम्पल भी मैंने नीचे लिखा है आपके समझने के लिए, सब्सिडी ऑन परचेज प्राइस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी बाय कंपनीज बिलोंगिंग टू अ स्पेसिफिक इंडस्ट्री। तो ऐसा होता है कि गवर्नमेंट कई बार आपके प्लांट एंड मशीनरी का कुछ पोर्शन आपको सब्सिडी देती है, जैसे आई थिंक सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, अभी उस पर सब्सिडी है, और भी बहुत सारी स्कीम्स होती है, हमें उतना नहीं पता, लेकिन देर आर हंड्रेड्स ऑफ स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट। विंड एनर्जी पे अगर आप काम कर रहे हो तो उस पर सब्सिडी मिलती है, सोलर एनर्जी पे काम कर रहे हो उस पर सब्सिडी है, तो उसको हम अकाउंटिंग सीखेंगे। तो अब ये जो नीचे में एक समरी चार्ट बनी हुई है, यहाँ पर हमने लिखा है कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ ग्रांट रिलेटेड टू एसेट, यानी इस 4 कॉलम में मोस्ट ऑफ द थिंग्स विल गेट कवर्ड। तो पहले मैं आपको सिर्फ आज एक कॉलम बता देता हूं, ग्रांट रिलेटेड टू एसेट, ग्रांट रिसीव्ड इन कैश, यानी गवर्नमेंट ने आपको कैश दिया है, तो डेबिट क्या होगा, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। तो डेबिट का मुद्दा तो क्लियर हो गया, क्रेडिट किसको करना अभी वो देखना है हमें, ठीक है। तो क्रेडिट करेंगे एसेट को, ये स्टैंड कहता है एसेट 2 टाइप के हैं, डेप्रीशिएबल एसेट, नॉन डेप्रीशिएबल एसेट। डेप्रीशिएबल और नॉन डेप्रीशिएबल मतलब लैंड, लेकिन वो लैंड वर्ड डायरेक्टली यूज ना करके नॉन डेप्रीशिएबल बोल रहा है। तो गवर्नमेंट ग्रांट इज फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड ऑप्शन, ये इसको बोलते हैं ग्रॉस मेथड, जिसमें हम पहले एक डेफर्ड ग्रांट क्रिएट करेंगे। डेफर्ड ग्रांट लिख सकते हो आप एग्जाम में, डेफर्ड रेवेन्यू लिख सकते हो, डेफर्ड इनकम लिख सकते हो, ठीक है। इनफैक्ट एक बार इंटरव्यू के लिए मेरा एक स्टूडेंट गया भी था, तो उसको इंटरव्यू ने पूछा कि एक डेफर्ड रेवेन्यू का एग्जाम्पल बताओ, ये एग्जाम्पल देना है, यानी रेवेन्यू अभी हाथ में पैसा तो आ गया है, रिकॉग्नाइज बाद में होगा, रिकॉग्नाइज बाद में होगा, तो डेफर्ड रेवेन्यू है, ये बाद में पीएनएल अकाउंट में जाएगा। जैसे प्रीपेड एक्सपेंस होता है, वैसे प्री रिसीव्ड रेवेन्यू भी हो गया, इट्स लाइक अ प्री रिसीव्ड रेवेन्यू, ठीक है। तो एक ऑप्शन ये है जहां पर आप पहले उसको डेफर्ड ग्रांट में क्रेडिट करेंगे और धीरे धीरे आप डेफर्ड ग्रांट से पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे ओवर द लाइफ ऑफ द एसेट, डेफर्ड ग्रांट टू पीएनएल अकाउंट रिकॉग्नाइज करेंगे, लेकिन एक बार में नहीं है ये। ऐसा मान लो एसेट की लाइफ 5 साल है, तो 5 सालों में रिकॉग्नाइज करेंगे। फिर आप पूछेंगे किस रेशियो में करेंगे, तो उसका आंसर है यहां पे। अगर ये डेप्रीशिएबल एसेट है तो उस केस में जो डेप्रीशिएशन का जो रेशियो होगा उस रेशियो में रिकॉग्नाइज करेंगे। एक तरफ डेप्रीशिएशन आप चार्ज कर रहे हैं, वो एक्सपेंस हो गया, उसके अगेंस्ट में आप एक इनकम भी दिखा रहे हैं, इनकम हो गया ना, क्रेडिट कर रहे हो, तो आपका नेट इफेक्ट आ रहा है। फिर वहां पे स्ट्रेट लाइन मेथड है तो आपका काम इजी हो जाएगा इक्वल रेशियो में, लेकिन WDV है तो पहले आपको एक WDV का टेबल बनाना पड़ेगा, और फिर मान लो ये रेशियो में आपको डेफर्ड ग्रांट भी रिकॉग्नाइज करना पड़ता है। इज इट राइट? फिर आप बोलेंगे अगर नॉन डेप्रीशिएबल रहा तो, जैसे ग्रांट फॉर लैंड,
विल बी ट्रांसफर टू पिनल अकाउंट, वहां पर भी ये एंट्री होगी। तो स्टूडेंट पूछेगा लैंड को तो हम डेप्रिशिएट नहीं करते हैं, कोई बात नहीं, लैंड के ऊपर बिल्डिंग बनाते हो, बिल्डिंग को डेप्रिशिएट करते हो। तो इन्होंने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, लैंड को डेप्रिशिएट नहीं करते हो ना, बिल्डिंग को तो करते हो, बिल्डिंग के डेप्रिशिएशन के रेशियो को लेना है। ग्रांट फॉर लैंड विल बी ट्रांसफर्ड टू पीएनएल अकाउंट इन द रेशियो ऑफ बिल्डिंग टिल द बिल्डिंग इज कंस्ट्रक्टेड, ग्रांट विल रिमेन इन डेफर्ड अकाउंट। तो जब तक उस पर बिल्डिंग नहीं बन जाती है तब तक वो डेफर्ड में ही रहेगा। यहाँ पे बिल्डिंग बन गई, बिल्डिंग की लाइफ 20 साल है, तो अगले 20 साल में बिल्डिंग का जो डेप्रिशिएशन का रेशियो आएगा, उस रेशियो में लैंड पे जो ग्रांट मिला है वो पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। इज इट राइट? तो नाउ विल कंटिन्यू टुमारो।